Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 7 subject Social Science revision video part 2. So friends, in last video in part 1 we learned some MCQs of chapter 4, 5 and 6 which are will be asked to your examination, or maybe these MCQs helps you to write a long answer. So in today's video we are going to talk about revision MCQs from chapter 7 to 9. सो लास्ट वीडियो में हमने 4 to 6 चैप्टर के MCQ देखे थे. आज के वीडियो में हम 7 to 9 चैप्टर के MCQs को स्टडी करेंगे. हो सकता है इसमें एग्ज़ाम में भी आ सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना आए, पर रिवीजन हमारा हो जाएगा ये श्योर है. तो चैप्टर 7 कौन सा था हमारा? इंडिया, लोकेशन, बॉर्डर, एरिया एंड फिजियोग्राफी. इंडिया का लोकेशन, बॉर्डर, एरिया और फिजियोग्राफी के बारे में था. तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो पहले चैप्टर 7 के वीडियो देख ले, उसके बाद ये रिवीजन वीडियो स्टडी के लिए यूज़ कीजिएगा. Before I start video, I would like to tell you that like the video, subscribe the channel and press the bell icon. Okay, let's start the video. तो चैप्टर 7 में किस तरह के MCQs आ सकते हैं? तो फर्स्ट है, इन विच डायरेक्शन ऑफ एशिया इज़ इंडिया लोकेटेड. एशिया की कौन से डायरेक्शन में इंडिया लोकेटेड है? तो उसका आंसर आएगा इन द साउथ. एशिया के साउथ में इंडिया है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन चाहे कोई भी हो पर आपको आंसर जो है वो यही सिलेक्ट करना है. मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. ठीक है, ओके. सेकंड क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है कि विच कंट्री इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया. इंडिया के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे कौन सी कंट्री है? तो हमें नॉर्थ ऊपर और वेस्ट यानी हमारे लेफ़्ट हैंड की साइड देखना है, और बीच में जो कंट्री आती है वो आती है पाकिस्तान. तो यहाँ पे आंसर आएगा पाकिस्तान. तो ये आपका और एक हो गया MCQ. चलिए नेक्स्ट है, विच कंट्री इज़ लोकेटेड टू साउथ ऑफ इंडिया. इंडिया के साउथ में कौन सी कंट्री है? तो सिंपल है, श्रीलंका. तो यहाँ पे आंसर आएगा श्रीलंका. नेक्स्ट है, विच पोजीशन डज इंडिया होल्ड इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया. एरिया के हिसाब से इंडिया की वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन है? तो यहाँ पे लिखना है सेवन्थ पोजीशन पे है इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट है, विच ट्रॉपिक पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया. इंडिया के बीच में से कौन सा ट्रॉपिक पास हो रहा है? तो यहाँ पे लिखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बीच में से पास होता है और इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी फिजियोग्राफिक डिवीज़न कैन इंडिया बी डिवाइडेड. तो यहाँ पे आंसर आएगा 6. नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, वेस्टर्न डेजर्ट, पेनिनसुला, आइलैंड, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. चलिए नेक्स्ट है, बाय विच नेम इज़ द हिमालयन रेंज टूवर्ड इंडिया नॉन एज. इंडिया के साइड में जो हिमालयन रेंज है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है शिवालिक रेंज. इंडिया के साइड पे जो माउंटेनियंस हिमालय की माउंटेन रेंज है उसको शिवालिक रेंज के नाम से जाना जाता है.
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द हाइट इन मीटर्स ऑफ माउंट गुडविन ऑस्टिन। माउंट गुडविन ऑस्टिन की मीटर में हाइट क्या है? तो ये है 8611 मीटर। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज़ द हाइट इन मीटर्स ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है मीटर में? तो 8848 मीटर्स। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर स्टार्ट फ्रॉम हिमालय। अब उसमें कोई भी रिवर का नाम हो, अगर उसमें गंगा, इंडस ऐसे नाम आते हैं, मोस्टली तो गंगा ही आएगा तो आपको गंगा आंसर सिलेक्ट करना है। चलिए विच सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। यमुना रिवर के किनारे कौन सा सिटी है? तो आगरा भी है, दिल्ली भी है, पर मोस्टली आपको आएगा आगरा ऑप्शन तो आपको आगरा सिलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज़ लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में कौन से हिल स्टेशन है? तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें आएगा महाबलेश्वर महाबलेश्वर। तो आपको आंसर सिलेक्ट करना है महाबलेश्वर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में कौन से सिटीज़ है? तो बहुत सारे हैं, पर जब तक मुझे ध्यान है तब तक आपके ऑप्शन में आएगा हैदराबाद, क्योंकि वो बीच में, इसलिए ये ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में कौन से पोर्ट है? तो उसमें गुजरात में आप है तो कंडला आएगा, कंडला। ऑप्शन चाहे कोई भी हो, अगर उसमें ये ऑप्शन आपको दिखता है तो आपको यही आंसर लिखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट में तो बहुत सारे वहाँ पे भी है, पर मोस्टली जो पॉपुलर है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में बहुत फेमस है, तो वही आएगा। और नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग इज़ द इंडियन सी कोस्ट। इंडियन सी कोस्ट कितना बड़ा है? तो यहाँ लिखना है 7517 किलोमीटर। किलोमीटर लिखना है आपको, वरना तो आपका आंसर में आधा मार्क कट हो सकता है। तो किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स या मैचिंग, उसको भी एमसीक्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहाँ तक लगता है कि ये आने के चांसेस है। और बेस्ट टेक्निक यही है जो मैं बार बार बोलता हूँ कि पूरा चैप्टर ही आप रीड करो। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर 8। चैप्टर 8 दिल्ली ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसके वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लेना, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं। तो हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था? तो जिसने कुतुब मीनार बनाया था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। तो यहाँ पे नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ इल्तुतमिश का, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल तक ही था, फिर जो भी डेवलपमेंट हुआ था वो इल्तुतमिश ने किया था, इसके लिए। नेक्स्ट है इन विच ईयर नसरुद्दीन केम टू बी थ्रोन ऑफ दिल्ली। इल्तुतमिश का सन, वो कौन से साल में दिल्ली के थ्रोन पे आया था? तो यहाँ पे आएगा 1246 CE।
ये साल में वो सुल्तान बना था दिल्ली का। नेक्स्ट है हु एस्टैब्लिश द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी किसने एस्टैब्लिश की थी? तो यहाँ पे आएगा गियासुद्दीन खिलजी। गियासुद्दीन, गियासुद्दीन लिखोगे तो भी चलेगा। चलिए नेक्स्ट है इन विच ईयर अलाउद्दीन खिलजी बिकेम रूलर ऑफ दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी कौन से, नहीं यहाँ पे आएगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन, यहाँ पे आपको लिखना है जलालुद्दीन खिलजी। फिर क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी कब रूलर बना था दिल्ली का? तो वो बना था 1296 सी, 1296 CE। चलिए नेक्स्ट है हु एस्टैब्लिश द तुगलक डायनेस्टी। अब यहाँ पे आएगा गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक जो है उसने दिल्ली में तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट की थी। उसके बाद है विच सुल्तान टूक अवे प्लेंटी ऑफ वेल्थ टू दिल्ली फ्रॉम देवगिरी। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि ये एक ही रूलर था जो साउथ इंडिया में अटैक करने में सक्सेस हुआ था। खिलजी, तो यहाँ पे आंसर हो गया अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वॉज विजयनगर एस्टैब्लिश। विजयनगर कौन सी रिवर पे एस्टैब्लिश हुआ था? तो वो हुआ था तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर। नेक्स्ट है विच किंग हैड गुड रिलेशनशिप विद द यूरोपियंस। तो वो थे कृष्णदेव राय। इनके गुड रिलेशन थे यूरोपियन से। नेक्स्ट है व्हाट नेम डिड हसन गिव टू हिज रॉयल डायनेस्टी एज सून एज ही बिकम अ सुल्तान। हसन ने अपनी जो डायनेस्टी थी उसको क्या नाम दिया था? तो वो थी बहामनी सल्तनत। ये ब्रीफ क्वेश्चन में भी आ सकता है टॉपिक, तो ये आपको लर्न करके रखना है, क्योंकि एसएस में कहीं से भी कोई भी टॉपिक को क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये बहामनी सल्तनत वाला टॉपिक जो है वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है हु एस्टैब्लिश द सैयद डायनेस्टी इन दिल्ली। तो वो है खिजर खान। खिजरा खान, ये नाम थोड़े डिफ़िकल्ट है पर इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। इन विच ईयर डिड बहलोल एस्टैब्लिश द लोडी डायनेस्टी इन दिल्ली। यहाँ बहलोल का स्पेलिंग रॉन्ग है तो मैं ये सुधार देता हूँ।
चल ये चेंज हो गया। ओके, बहलोल एस्टेब्लिश द लोडी डायनेस्टी इन विच ईयर? कौन से साल में बहलोल लोडी ने लोडी डायनेस्टी स्टार्ट की थी? तो ये 1451 में चालू की थी। 1451 CE। चलिए, और एक आपका 1 मार्क हो गया। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड दिल्ली इन 1526? तो किसने दिल्ली को लूटा था 1526 में? तो वो है बाबर। और उसके बाद मुग़ल पीरियड इंडिया में चालू हुआ था, बाबर। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द मुग़ल डायनेस्टी इन दिल्ली? तो अभी वही मैंने आंसर बोला, बाबर। बाबर ने चालू की थी। पानीपत की बैटल जीत के इब्राहिम लोदी को हराया था उसने। चलिए, फिर हैं चैप्टर 9 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। चलिए, हाउ मैनी सीट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इन गुजरात? गुजरात में लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट्स है? तो वो है 182 सीट्स। चलिए, नेक्स्ट है, हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट? तो वहाँ पे आंसर आएगा गवर्नर। गवर्नर जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट को उसका नाम डिक्लेयर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के ऑर्गन कौन से हैं? तो 3 हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे ये 3 में से कोई भी ऑप्शन हो तो आपको लिख देना है। ज़्यादातर तो एग्जीक्यूटिव ही आएगा, चैप्टर में वही है, एग्जीक्यूटिव कमिटी। चलिए, नेक्स्ट है, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट? तो वो भी गवर्नर है। स्टेट में गवर्नर और सेंटर में प्रेसिडेंट, पर हमें यहाँ स्टेट की ही बात करनी है, तो यहाँ आंसर आएगा गवर्नर। नेक्स्ट है, हुज एसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अ फाइनेंशियल ड्राफ्ट? यहाँ पे ड्राफ्ट का स्पेलिंग रॉन्ग है, मैं देख लेता हूँ उसको, तो उसको सुधार देते हैं। DRAFT। ओके, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा गवर्नर के साइन। स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर जाओगे तो प्रेसिडेंट के साइन चाहिए। स्टेट लेवल पर गवर्नर के साइन चाहिए, उसके बाद ही वो लॉ बनता है। चलिए, नेक्स्ट है, हु सैंक्शन? यहाँ पे WHO। हु सैंक्शन द बजट ऑफ द स्टेट? स्टेट का बजट कौन सैंक्शन करता है? तो वो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे हो सकता है आपको डिफाइन द फॉलोइंग में बजट क्या है वो भी आए, तो वो भी आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। डिफाइन भी बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड टाइम, प्राइम मेरिडियन, लोकल टाइम,
ये डेफिनेशंस भी आ सकती है, तो वो भी आपको प्रिपेयर करनी होगी। चलिए नेक्स्ट है, हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द कैबिनेट मिनिस्ट्री? तो वो है चीफ मिनिस्टर, CHIEF, चीफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री के। उसके बाद है, हु डज द रिफॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री? तो काउंसिल ऑफ, वो भी चीफ मिनिस्टर ही आएगा। चीफ मिनिस्टर रिफॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी नए मिनिस्टर को लेना, किसी को निकालना, ये सब जो है वो इनके कंट्रोल में होता है। चलिए नेक्स्ट है, हु फ्रेम्स द पॉलिसी ऑफ द वर्क टू बी कैरिड आउट फॉर द स्टेट? तो ये सब मिनिस्टर मिलके बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो सब मिलके मेजोरिटी से वर्क करते हैं। चलिए, हाउ मैनी टोटल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है? तो 97 सब्जेक्ट है, ये आपको याद रखना है, 97। स्टेट लिस्ट में कितने हैं? तो 66। कंबाइंड लिस्ट में कितने हैं? तो 47। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूड होता है? तो प्रोटेक्शन ऑफ नेशन, प्रोटेक्शन ऑफ नेशन, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की क्राइटेरिया में आता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट में तो वो है एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर हर एक स्टेट की अथॉरिटी में आता है, स्टेट सब्जेक्ट है वो एग्रीकल्चर। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट? तो यहाँ पे आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये सब। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट? स्टेट लिस्ट में कौन सा नहीं है? तो उसमें अगर एजुकेशन, फॉरेस्ट, हेल्थ और इंडस्ट्रीज़ लिखा हो तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं आता है। इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। चलिए, कंबाइंड लिस्ट में, तो कंबाइंड लिस्ट में दोनों आते हैं, इंडस्ट्रीज़ भी आता है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अकेले का नहीं चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो ऑर्डर देती है उसके हिसाब से फॉलोअप स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कंबाइंड लिस्ट? तो उसमें आता है एयर सर्विसेज, एयर सर्विसेज, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में आता है। और नेक्स्ट है, हु मैनेजेस द कंस्टिट्यूंसीज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली? तो वो आता है स्पीकर, स्पीकर। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक है आपके इम्पोर्टेंट MCQ। हो सकता है कि इसके अलावा भी पूछा जाए,
तो सबसे बेस्ट टेक्निक है दैट रीड ऑल द चैप्टर प्रॉपरली एंड रिमेंबर ऑल द डिटेल्स केयरफुली and revise every day, prepare your timetable, follow that timetable every day, 1 2 hour you will give to your study, and after that you will get good score in your examination. So once again best of luck for your examination. इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं. And like the video, share the video, subscribe the channel and press the बेल आइकन. वर्क हार्ड, रिवाइज एवरीथिंग. वीडियोस अच्छे से मैंने बनाए हैं, उसको देखो जब भी फ्री होते हो, तो अपने आप आपका रिवीजन वर्क होता जाएगा. एंड प्रैक्टिस फॉर राइटिंग. एसएस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस है, क्योंकि आंसर आते हैं पर अगर राइटिंग स्पीड नहीं आई और स्पीड के चक्कर में अगर हैंड राइटिंग ख़राब हो गई तो वहाँ पे डेफिनेटली आपके मार्क कट होंगे. तो ये सब आपको प्रैक्टिस अभी से चालू करनी है. तो कोई भी डाउट हो तो मैं हूँ ही, आप कभी भी मुझे आपका क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको उसका आंसर रिप्लाई डेफिनेटली आई विल गिव यू रिप्लाई ऑफ योर क्वेश्चन. ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो, एंड पे अटेंशन टू योर स्टडी. एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन. थैंक यू वेरी मच.